हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंगल और मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ एक और नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो हम देखने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर इंग्लिश की सेकेंड बुक, जिसका हमारा नाम है फिक्शन। आज हम आपको इसकी थर्ड यूनिट कराने जा रहे हैं। सेकेंड यूनिट मैंने आपको पहले करा दी है, तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड यूनिट देख लीजिए। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप ले जाके वीडियो देख लीजिए, है ना। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूनिट थर्ड। तो हम देख लेते हैं यूनिट थर्ड में आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट सेकंड यूनिट मैंने पहले ही बता दिया आपको, मैंने आपको पहले ही करा दी है। यूनिट थर्ड देखेंगे यूनिट थर्ड में, और ये पूरी जो यूनिट थर्ड की ये सारे पॉइंट हैं हम आपको इसी वीडियो में पूरा करा देंगे, टोटल जितने भी ये सारे पॉइंट हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देख लेते हैं कौन कौन से ये पॉइंट है। या मैं सोच रही हूँ इन्हें 2 वीडियो में करा दें, क्योंकि इनमें ज़्यादा पॉइंट है। फिर भी देखते हैं, चलो एक ही वीडियो में होगा ही, तो मैं आपको ये सारे एक ही वीडियो में करा दूँगी। वैसे ये ज़्यादा बड़े हैं नहीं, क्योंकि ये वैसे भी क्वेश्चन ज़्यादातर शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए ही आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये यूनिट नहीं है। मैंने बताया था आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट लॉन्ग के लिए नहीं है, ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए यूनिट है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके, और ये जो सारी यूनिट है इनमें से आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं, है ना। इनमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इन तीनों यूनिट में से सिर्फ आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो बेहतर होगा आप इसे उसके पर्पज से ही करें। हाँ, मैंने मॉडल में देख रखा है, इस यूनिट में से भी लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं, मॉडल पेपर में दे रखे हैं, पर लेकिन भी आपके क्वेश्चन पेपर में इसमें से क्वेश्चन आने वाले नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा यूनिट थर्ड में पॉइंट डिटेक्टिव नॉवल, सेकंड साइंस फिक्शन। या आप डिटेक्टिव नॉवल कह दो या आप डिटेक्टिव फिक्शन कह दो, बात एक ही है। कहीं पे आपको डिटेक्टिव फिक्शन लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर आपको डिटेक्टिव नॉवल। तो आप इस बात से कंफ्यूजन मत होना कि ये नॉवल है ये फिक्शन से, बात एक ही है, ये फिक्शन हो या नॉवल। क्योंकि नॉवल भी काल्पनिक बेस होता है, फिक्शन पर आधारित होता है। फिक्शन का माना मैंने बताया था, जो रियल नहीं होता, फिक्शन होता है, काल्पनिक होता है, उसे हम फिक्शन कहते हैं, ठीक है। और फिक्शन ही हमारे लिए नॉवल होता है, क्योंकि नॉवल भी हमारा काल्पनिक होता है, रियल बेस नहीं होता है। चाहे इसलिए कह रही हूँ मैं, चाहे आप इसे नॉवल कहो या फिक्शन कहो, बात एक ही है, ठीक है। डिटेक्टिव नॉवल, साइंस फिक्शन, मेटा फिक्शन, यूटोपिया और डायस्टोपिया, माइथोलॉजिकल फिक्शन, कैंपस फिक्शन, स्पेस फिक्शन, चिकलेट, जंक फिक्शन, ये सारे हम आपको करा देंगे इसी वीडियो में, या इससे अगली वीडियो में, या ये आपको हम इसी वीडियो में करा देंगे, या इससे एक और अगली वीडियो आएगी उसमें पूरा कंप्लीट करा देंगे। वैसे कोशिश करेंगे हम आपको ये सारे पॉइंट इसी वीडियो में कंप्लीट करा दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा डिटेक्टिव नॉवल, या हम डिटेक्टिव फिक्शन भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। डिटेक्टिव मतलब क्या होता है? डिटेक्टिव मतलब होता है जासूस। नोवेल माने फिक्शन कह दो या नोवेल कह दो, जो काल्पनिक होता है, रियल बेस्ड नहीं होता। तो जासूस, इसमें ऐसी स्टोरी होती है जो जासूसी पर बेस्ड होती है। इसमें जैसे आपने सीआईडी देखा है, सीआईडी में किया किसी का शुरुआत में मर्डर हो जाता है या कोई क्राइम होता है, और पूरी ही स्टोरी उस पर ही बेस चलती है कि वो मर्डर किसने किया है, उसको मर्डर को ढूंढने के लिए ही वो पूरी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। वो पहले स्टोरी की शुरुआत में ही मर्डर हो जाता है, और फिर वो मर्डर किसने किया है उसकी इन्वेस्टिगेटिव होती रहती है पूरी में, और लास्ट में उस मतलब जिसने मर्डर किया है उसको पहचान लेती है, और वहीं पर वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो यही है पूरा इस डिटेक्टिव नॉवल में भी। शुरुआत में एक मर्डर होगा या कोई क्राइम होगा, चोरी हो गई, कुछ भी होगा, पर लेकिन बेसिकली मर्डर होता है, ठीक है। तो शुरुआत में कुछ भी मर्डर होगा, फिर इसमें पूरी इन्वेस्टिगेट चलेगी कि किसने मर्डर किया है, कैसे किया है, फिर आखिर में उस मर्डर को पकड़ लिया जाएगा और फिर उसे पनिश कर दिया जाएगा। पूरा डिटेक्टिव नॉवल इसी पे बेस होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इस नोट्स में क्या लिखा है। डिटेक्टिव फिक्शन इज अ सब कैटेगरी ऑफ क्राइम फिक्शन। जो डिटेक्टिव फिक्शन होता है वो सब कैटेगरी है क्राइम फिक्शन की। डिटेक्टिव नॉवल इज अ नॉवल, एक नॉवल है अबाउट अ क्राइम, अपराध के बारे में, इन विच जिसमें हम एक क्राइम इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि इसमें कोई क्राइम इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेट होती है कि किसने क्राइम किया है, इस पर इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाती है, इन्वेस्टिगेट करते हैं, एंड द कल्प्रिट, और जो अपराधी होता है ना, सॉरी कल्प्रिट में से होता है अपराधी, जो अपराधी होता है वो इज रिवील्ड, और लास्ट में वो अपराधी रिवील्ड हो जाता है, पकड़ा जाता है और उसे पनिश कर दिया जाता है, ठीक है।
मीन्स अ नोवेल, जिसका मतलब है एक नोवेल होता है, इज विच अ डिटेक्टिव, जिसमें एक डिटेक्टिव जो जासूस होता है वो ट्राई करता है सॉल्व अ क्राइम, क्राइम को सॉल्व करने की कि ये मर्डर किसने किया है या ये क्राइम किसने किया है। द क्रिमिनल, इसमें क्रिमिनल इज अरेस्टेड, अरेस्ट किया जाता है और पनिश किया जाता है। डिटेक्टिव नॉवल, डिटेक्टिव नॉवल जो होता है डील करता है मास्टरी से, रहस्य से और सस्पेंस से, है ना। रहस्य भी होता है उसमें, सस्पेंस भी होता है कि ये मर्डर किसने किया है, पूरे नॉवल में सस्पेंस चलता रहता है, ठीक है। दिस नॉवल, यह नॉवल प्रेजेंट करता है द रियलिस्टिक अप्रोच, एक रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ सोसाइटी का एक रियलिस्टिक अप्रोच ये रिप्रेजेंट करता है, रियलिस्टिक अप्रोच रिप्रेजेंट करता है। कौन सा नॉवल? डिटेक्टिव नॉवल। दिस टाइप ऑफ नॉवल, इस प्रकार के नॉवल हैव अ कंप्लीट प्लॉट, एक कंप्लीट प्लॉट होता है उसमें, कंप्लीट नहीं, कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट होता है, मतलब एक जटिल प्लॉट होता है। द मोस्ट पॉपुलर डिटेक्टिव नॉवल, जो कुछ मोस्ट पॉपुलर डिटेक्टिव नॉवल है वो प्रोड्यूस किए गए हैं 20th सेंचुरी में। तो इनमें से आप दो याद कर लेना, है ना, आ जाते हैं वेरी शॉर्ट में आ जाते हैं, तो आपको इनमें से दो कोई कर लेना। मैं बता देती हूँ कौन से आसान है। स्ट्रॉन्ग पॉइजन बाय डोरोथी, एक तो ये याद कर लेना। सेकंड कर लेना द बिग स्लीप बाय रेमंड चैंडलर, है ना। तो ये दोनों याद करना, बाय रेमंड, ठीक है, ये दोनों याद कर लें, ये आसान है। तो ये आपका डिटेक्टिव नॉवल खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है साइंस फिक्शन। साइंस आप समझते हैं विज्ञान, फिक्शन मतलब काल्पनिक कहानी, जो मतलब विज्ञान पर आधारित काल्पनिक कहानियों, उसे हम साइंस फिक्शन कहते हैं। जो करेक्टर होते हैं वे भी ऐसे ही होते हैं, एलियन होते हैं, रोबोट होते हैं, ह्यूमनॉइड होते हैं, ये सब होते हैं, ऐसे ही करेक्टर उसमें होते हैं। तो आप समझ गए होंगे बेसिकली क्या कहना चाह रही हूँ मैं। हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। साइंस फिक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव जनरी, एक बहुत ही क्रिएटिव जनरी है लिटरेचर में। साइंस फिक्शन विच इज़ शॉर्ट का, साइंस फिक्शन जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं SF और SCIFI इज़ अ फॉर्म ऑफ फिक्शन, एक फॉर्म ऑफ फिक्शन है लिटरेचर की डेट डील, जो डील करती है प्राइमरी विद द इम्पैक्ट, मुख्यतः इम्पैक्ट प्रभाव से ऑफ एक्चुअल्स और इमेज्ड, और एक्चुअल में क्या होगा और इमेज्ड साइंस अपॉन सोसाइटी की, साइंस का सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इंडिविजुअल पर, है ना। मतलब जैसे दिखाया जैसे रोबोट आ गए, रोबोट बनाने लगे तो उसका सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, ये सब उसमें दिखाया जाता है। या एलियन, किसी ग्रह से एलियन यहाँ पर आ गया, है ना, उसमें भी दिखाया गया था। एक फिल्म है कोई मिल गया, उसका फिल्म का नाम है कोई मिल गया, है ना। उसमें एक एलियन आता है, फिर उसको दिखाया था उस पर सोसाइटी क्या प्रभाव पड़ता है, सोसाइटी उस एलियन को, है ना, फिर वो उसे एलियन को वापसी, उसके हीरो जो होता है एलियन को उसके वापसी जगह पे भेज देता है। ऐसे ही सब इसमें दिखाई देते हैं, काल्पनिक होता है, ये रियल नहीं होता, वास्तविकता से परे होता है। या हम किसी और ग्रह पर चले गए, वहाँ पर जीवन कैसा है, ये काल्पनिक है, एक्चुअल नहीं है। वो बताया कि साइंस में ऐसा हो, है ना, साइंस विस्तार करे, हमारा टेक्नोलॉजी इतनी बढ़े और हम ऐसा हो जाए तो क्या होगा, उसको सोसाइटी पर प्रभाव क्या होगा, ये सब इसमें साइंस फिक्शन में दिखाया जाता है, ठीक है। एक्चुअल नहीं होता, इमेज्ड होता है, और वो दिखाता है साइंस का सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इंडिविजुअल पर। द टर्म साइंस, जो टर्म साइंस है फिक्शंस वॉज पॉपुलर हुई थी, popularized, not invented in the 1920s by American publisher हुगा गर्सबैक, ये इनका नाम है, जिनके बाद इन्वेंटेड कही गई थी साइंस फिक्शंस को 1920 में सेंचुरी में, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर ट्रैवलर्स वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ट्रू साइंस फैंटेसी वर्क, ये आप याद कर लेना। जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर ट्रैवलर जो है एक वन ऑफ द फर्स्ट साइंस फिक्शन फैंटेसी वर्क है, फर्स्ट है ये जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर ट्रैवलर, तो इसे याद कर लेना। द करेक्टर्स इन साइंस फिक्शन, जो करेक्टर होते हैं साइंस फिक्शन की ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं होते बट एलियंस होते हैं, है ना, एंड्रॉइड्स होते हैं, ह्यूमनॉइड होते हैं, रोबोट होते हैं, सब होते हैं।
या मैंने इसे शॉर्ट में ऐसे लिख रखा है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, राइटिंग थोड़ी आपको क्या पता समझ में ना आए, मैं आपको बोल के बता रही हूँ, आप लिख लेना इसे ऐसे ही। जेनरी ऑफ साइंस फिक्शन, जो जेनरी ऑफ साइंस लिटरेचर्स है विच इज़ इमेजिनेटिव, जो इमेजिनेटिव है, काल्पनिक है, बट बेस्ड ऑन साइंटिफिक थीम, बट लेकिन बेस्ड है साइंटिफिक थीम के, नोन एज साइंस फिक्शन, उसे हम साइंस फिक्शन और SCIFI कहते हैं, मतलब जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें कुछ वो देख रखा है एग्जाम्पल, H.G. वेल का वार ऑफ द वर्ल्ड, अरे एक वो लिख लेना जोनाथन स्विफ्ट का ग्लेवर, ठीक है, ये दो याद कर लेना, ये दो ही बहुत है आपका, ठीक है। तो अब आ जाता है हमारा मेटा फिक्शन। मेटा फिक्शन का बता देती हूँ मैं उद्देश्य क्या होता है। मेटा फिक्शन का उद्देश्य होता है कि लेखक यह बताता है इसमें कि कहानियाँ कितनी रचनात्मक और विचारशील हो सकती है। इसमें जो लेखक होता है वो रियलिटी और फिक्शन जो इमेजिनरी होता है उसके बीच हमारी जो दीवार है उसको ख़त्म कर देता है। वो बताता है कि उसमें कितना अंतर होता है, उसके बीच जो हमारी दीवार है उसको ख़त्म कर देता है राइटर मेटा फिक्शन में। वह बताता है रियलिटी और फिक्शन में कितनी पतली दीवार होती है, मतलब कितना कम अंतर होता है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। मेटा फिक्शन इज़ अ फॉर्म ऑफ फिक्शन, एक फॉर्म ऑफ फिक्शन है डेट एम्फेसाइज, जो एम्फेसाइज करता है इट्स साउंड नैरेटिव स्ट्रक्चर, इसका खुद का नैरेटिव स्ट्रक्चर इन अ वे, इस तरह से डेट कंटिन्यूसली रिमाइंड, जो कंटिन्यूसली मतलब लगातार ऑडियंस को रिमाइंड कराता रहे कि वे मतलब वे कुछ पढ़ रहे हैं, अब फिक्शनल वर्क नॉट रियल, कि वे कुछ रीडिंग पढ़ रहे हैं, एक कुछ काल्पनिक वर्क पढ़ रहे हैं, काल्पनिक कहानी पढ़ रहे हैं, नॉट रियल, जो रियल नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा फिक्शन, जो कॉन्सेप्ट है वो मेटा फिक्शन वॉज फर्स्ट अपेयर्ड इन डिटेल, जो फर्स्ट सबसे पहले अपेयर्ड होता है डिटेल में बाय अमेरिकन नॉवलिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है विलियम H. ग्रास। ही कॉइंड, उन्होंने कॉइन किया था दिस टर्म इन हिज बुक, अपनी बुक में फिक्शन एंड फिगर ऑफ लाइफ, उनकी बुक का नाम है फिक्शन एंड फिगर ऑफ लाइफ। किसने किया था? अमेरिकन हमारे नॉवलिस्ट थे जिनका नाम था हमारा, इसे आप हाईलाइट कर लेना, विलियम H. ग्रास, ठीक है। अमेरिकन नॉवलिस्ट, नाम विलियम H. ग्रास, बुक का नाम फिक्शन एंड फिगर ऑफ लाइफ, इन द ईयर ऑफ 1970, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं मेटा फिक्शन के। एक तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कंटेम्परेरी टेल बाय जोफ्री चौसर। मैंने बताया था आपको सबके दो एग्जाम्पल तो कम से कम याद करके रखने हैं, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल सबके याद करके रखना और उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। गिल्स गोड बॉय बाय जॉन बैराथ, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल याद कर लेना। इसमें थोड़ा सा मेटा फिक्शन का फिर बाद में भी दे रखा है कि उसका छोटा सा मीनिंग क्या है। आप चाहे इसे शुरुआत में ही लिख लेना, मैंने बाद में लिख लिया है, आप शुरुआत में लिख लेना। द मेन पर्पज़ ऑफ मेटा फिक्शन, इसमें पर्पज़ भी दे रखा है मेटा फिक्शन का क्या पर्पज़ होता है, इस टू हाईलाइट करना होता है द डेकोटोमी मतलब विरोधाभास बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द फिक्शनल वर्ल्ड ऑफ अ नोवेल, कि रियल वर्ल्ड और फिक्शनल वर्ल्ड में द नोवेल की क्या विरोधाभास है, क्या अंतर है, ठीक है। तो यूटोपिया फिक्शन एक ऐसा फिक्शन होता है जिसमें एक आइडियलाइज प्लेस होता है, मतलब एक आदर्श समाज होता है जहाँ पर किसी को फियर नहीं होता, भय नहीं होता, सरकार का भय नहीं होता, सब लोग अपनी मर्जी से कार्य कर सकते हैं, आइडियलाइज होते हैं। मतलब ये एक ऐसा वर्ल्ड होता है जहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा, हर व्यक्ति फ्री है अपने निर्णय लेने के लिए, और ये एक इमेजिनरी प्लेस होता है, ये रियल नहीं होता। मैं पहले बता रही हूँ फिक्शन है तो इसमें रियल तो कुछ होने का ही नहीं, फिक्शन होगा। तो एक ऐसा इमेजिनरी परफेक्ट वर्ल्ड होता है फ्यूचर में, मतलब जिसमें फ्यूचर में दिखाया जाता है कि हमारा ऐसा होगा। शॉर्ट में बताऊं तो एक आदर्श समाज होता है। आदर्श समाज के बारे में यूटोपिया फिक्शन में बताया जाता है कि वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, वे कैसे अपना लाइफ अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं, वहाँ पे सब अच्छा है, लोग पीसफुली रह रहे हैं, ठीक है। ये सब बताया जाता है यूटोपिया फिक्शन में। एक आदर्श समाज की विशेषताओं के बारे में बताया जाता है यूटोपिया फिक्शन में, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। द वर्ड यूटोपिया इज ड्राइव फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज, जो वर्ड यूटोपिया है एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इन लिटरेरी टर्म इट मीन, इसका मतलब लिटरेरी टर्म में इसका मतलब होता है यूटोपिया का नो प्लेस, कोई प्लेस नहीं है ऐसा, और लेस लिटरेरी, मतलब इसका मतलब ऐसा कोई प्लेस नहीं है, सिर्फ काल्पनिक है।
इट मीन इसका मतलब होता है नोवेला, ऐसा कहीं नहीं है। अ जेनरी ऑफ फिक्शन एक जेनरी ऑफ फिक्शन है डेट टेक प्लेस जो टेक लेती है प्लेस इन आइडियलाइज्ड एनवायरनमेंट, मतलब जिसकी सेटिंग होती है एक आइडियलाइज्ड एनवायरनमेंट में, आदर्श एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, ठीक है। इन इज नोन एज यूटोपिया फिक्शन, उसे हम यूटोपिया फिक्शन कहते हैं। इट इज़ एन आइडियल फॉर्म ऑफ लिटरेचर, एक आइडियल फॉर्म ऑफ लिटरेचर होती है। यूटोपिया इज अ इमेजन्ड होता है, मतलब ये इमेजनरी होता है। परफेक्ट वर्ल्ड होता है, एक बहुत ही परफेक्ट वर्ल्ड होता है। ऑफ्टन सेट इन द डिस्टेंट फ्यूचर, जो डिस्टेंट फ्यूचर में होता है, जो फ्यूचर की बात करता है। द ऑथर क्रिएटेड अ सेटिंग, एक ऑथर क्रिएट करता है सेटिंग विच इज सेट एज फेयर आइडियलाइज्ड, जो मतलब फेयर होता है, आइडियलिस्टिक होता है, सॉरी, एंड हारमोनियस, जो ये हारमोनियस लिखा है, लिख लेती हूँ दोबारा, HARMONIOUS। ये यहाँ पे इसमें थोड़ा सा बुक में ये दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप साथों साथ लिख लेकर है, क्योंकि मैं आपको उसमें बोल के ही बता देती हूँ तो वो आपके लिए आसान होता है, ठीक है। आप इसे साथों साथ ही नोट कर लेकर है, आपके लिए आसान होगा। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं। ये मेरे हैंड रिटन नोट है और ये कई जगह से देखकर बनाए गए हैं, किसी एक वेबसाइट पे से नहीं, किसी के एक यूट्यूब चैनल से नहीं, किसी एक बुक में से नहीं। ये सबका एक मिश्रण है, जो इसमें इजी था, जो इसमें अच्छा लगा, वो मैंने ढूंढ के ही पूरे अच्छे से नोट्स बनाए हैं। राइटिंग थोड़ी गंदी है, उसकी आप वो मत करिए ना, टेंशन मत लीजिए राइटिंग का, वो मैं नहीं है, आपको मैटर अच्छा दे रही हूँ, वो ध्यान रखिए। राइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी है तो उसको प्लीज़ डोंट माइंड, है ना, माइंड मत करिए, उसे बुरा मत मानने का। राइटिंग मेरी गंदी है इसलिए थोड़ा सा चला लीजिए काम प्लीज़, है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फेयर और आइडियलिस्टिक एंड हारमोनियस, इसकी जो सेटिंग होती है वहाँ पर होती है विच इज़ सीन एज अ फेयर, इसमें कह रहा है कि ऑथर क्रिएट अ सेटिंग, ऑथर ऐसी सेटिंग करता है, मतलब वो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर सब फेयर होता है, मतलब सब लोगों को स्वतंत्र होते हैं, सब फेयर तरीका होता है, किसी का पक्षपात रहित होता है ना, किसी एक का पक्षपात नहीं, मतलब किसी एक के फेवर में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, पक्षपात रहित होता है, आइडियलिस्टिक होता है, आदर्श होता है, एंड हारमोनियस, सब हारमोनियस होता है, हारमोनियस होता है, ठीक है। सर थॉमस मुनरो, ये सर थॉमस मुनरो लिखा है, वॉज द फर्स्ट पर्सन, एक फर्स्ट पर्सन थे टू राइट अ यूटोपिया, जिन्होंने यूटोपिया लिखा था। किसने? सर थॉमस मुनरो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट यूटोपिया फिक्शन लिखा था। अ वर्ड यूज्ड टू, यूटोपिया फिक्शन लिखा था, वर्ड यूटोपिया का इस्तेमाल किया था, ठीक है। अब वर्ड, एक वर्ड है यूज टू डिस्क्राइब, जिसका मतलब होता है यूज टू डिस्क्राइब अ परफेक्ट इमेजिनरी वर्ड, इसका मतलब होता है ऐसे वर्ड का डिस्क्राइब करना जो एक परफेक्ट इमेजिनरी हो, मतलब आदर्शात्मक इमेजिनरी हो, है ना, उसका ये मतलब होता है वर्ड यूटोपिया का। आदर्श वर्ड कौन सा होता है? आदर्श वर्ड वही होगा जिसमें सभी लोग खुश हो, आदर्श समाज हो, पक्षपात रहित समाज हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, है ना, ये ही होगा आदर्श समाज, तो ठीक है। इसका हमारा एग्जाम्पल दे रखा है गुलिवर ट्रैवलर्स का बाय जोनाथन स्विफ्ट, और ये गुलिवर ट्रैवलर हमारा साइंस फिक्शन का भी एग्जाम्पल था, तो ध्यान रखना है इसे। गुलिवर ट्रैवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट, ये हमारा साइंस फिक्शन का भी था, साइंस फिक्शन का था ना, ये मीटा फिक्शन का था, हाँ ये साइंस फिक्शन का ही था, गुलिवर ट्रैवलर बाय जोनाथन स्विफ्ट, तो साइंस फिक्शन का भी एग्जाम्पल हो गया, और ये हमारा एग्जाम्पल हो गया है यूटोपिया फिक्शन का भी, ठीक है। और सेकंड आ जाएगा हमारा लुकिंग बैकवर्ड बाय एडवर्ड बेलमे, क्वालिटी बाय एडवर्ड, ये इसमें से आप कोई भी दो याद कर लेना, जो भी आपको अच्छे लगे, एक ही याद कर लेना, द मॉडर्न यूटोपिया बाय H.G. वेल, ये वाले दो आसान है वैसे। गुलिवर ट्रैवलर बाय जोनाथन स्विफ्ट, ये दो का एग्जाम्पल हो जाएगा। मॉडर्न यूटोपिया बाय H.G. वेल, ये दोनों आसान है, और बाकी आप देख लेना। इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी दे रखे हैं, वे भी देख ले। सिटीजन आर ट्रूली फ्री टू थिंक इंडिपेंडेंटली, सिटीजन जो होते हैं वो उसके प्यूपिल होते हैं, यूटोपिया फिक्शन के जो प्यूपिल होते हैं वो पूरे फ्री होते हैं थिंक करने के लिए, कुछ भी सोच सकते हैं इंडिपेंडेंटली। सिटीजन हैव नो फियर, सिटीजन को कोई फियर नहीं होता, भय नहीं होता ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड का। पीसफुली गवर्नमेंट भी पीसफुल होती है, इक्वालिटी होती है, एंड सिटीजन इक्वालिटी होती है फॉर सिटीजन के लिए। सेफ एनवायरनमेंट, एक सेफ एनवायरनमेंट होता है, एंड एजुकेशन होती है, हेल्थ केयर होती है, एंड एम्प्लॉयमेंट, सब होता है उस आदर्श समाज में, ठीक है।
अब आ जाता है हमारा डायस्टोपिया। डायस्टोपिया हमारा यूटोपिया का बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है, उससे आप समझ ही होंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या लिखा है। डायस्टोपिया इज अ मॉडर्न टर्म, एक मॉडर्न टर्म है। सिग्निफिकेंटली द रिवर्स ऑफ द यूटोपिया, सिग्निफिकेंटली रिवर्स होता है यूटोपिया का, विच मीन जिसका मतलब होता है एन आइडियल लैंड, एक आदर्श लैंड, विच यूटोपिया का बता रहा होता है। मतलब ये कह रहा है कि डायस्टोपिया जो होता है वो यूटोपिया का उल्टा होता है, और जिसका मतलब यूटोपिया का, विच मीन जिसका मतलब होता है एक आइडियल लैंड, विच एवरीथिंग, जिसमें एवरीथिंग इज अ हारमोनियस स्टेट, सब कुछ हारमोनियस तरीके से होता है। डायस्टोपिया इज अ डाइवर्स, एक डाइवर्स होता है फॉर्म ऑफ द ग्रीक वर्ड मीनिंग बैड प्लेस, यानी वो होता है डायस्टोपिया इज अ ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, डायस्टोपिया जो है लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है बैड प्लेस, ठीक है। 10 डायस्टोपिया, इस प्रकार डायस्टोपिया रेफर करती है एनी अलार्माइटली अनप्लीजेंट इमेजनरी वर्ड हैविंग अ रिप्रेजेंटेटिव ह्यूमैनिटी। मतलब ये बताया है कि डायस्टोपिया जैसे हमारा यूटोपिया एक आइडियलाइज्ड प्लेस होता है जहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है, सिटीजन पूरे फ्री होते हैं कुछ भी निर्णय लेने के लिए, उसी और बताया हमने डायस्टोपिया यूटोपिया का उल्टा होता है। तो मतलब फिर क्या होगा डायस्टोपिया में ना ही सेफ एनवायरनमेंट होगी, ना ही सिटीजन फ्री होंगे कुछ भी निर्णय लेने के लिए, और ना ही वो एक आइडियलिस्टिक हमें मतलब अच्छा वातावरण प्रोवाइड कर पाएगा, तो उसमें वातावरण भी अच्छा नहीं होगा, सब कुछ अच्छा कुछ फेयर में नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, पक्षपात रहित नहीं होगा, उसका उल्टा होगा, सब अनप्लीजेंट होगा, उसमें जनता भी वहाँ की खुश नहीं होगा। इमेजिनरी वर्ल्ड तो होगा ही यार। इज अ रिप्रेजेंटिव ह्यूमैनिटी, जो हैविंग अ, ठीक है, इसमें दिखाया, इसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भी दे रखा है, ये कर लेना। वैसे मैं बता दूं आपको इसमें क्या लिख लेना, इतना लंबा मत लिखना, थोड़ा सा लिख लेना ना। डायस्टोपिया इज अ मॉडर्न टर्म सिग्निफिकेंटली रिवर्स टू यूटोपिया। वैसे भी ये क्वेश्चन तो आपका शॉर्ट में भी नहीं आने का, ये तो सिर्फ आपका वेरी शॉर्ट के लिए, ये शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन आने का नहीं। डायस्टोपिया यूटोपिया वेरी शॉर्ट के लिए ही है, तो इस हिसाब से याद करो। डायस्टोपिया इज अ मॉडर्न टर्म, जिसका मॉडर्न टर्म है सिग्निफिकेंटली रिवर्स टू द यूटोपिया, यूटोपिया का रिवर्स होता है, जिसका मतलब होता है एक आइडियलाइज्ड आइडियल प्लेस वेयर, जहाँ पे एवरीथिंग हार्मोनियस स्टेट में होते हैं। डायस्टोपिया डायस्टोपिया इज derived from the ग्रीक वर्ड मीनिंग बैड प्लेस। डायस्टोपिया लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है बैड प्लेस। इतना यहाँ तक कर लेना। फिर इसमें अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये आपसे याद हो जाए तो ये वाली कोटेशंस आप डाल देना, पहले आप सुन लीजिए फिर लिख लेना बाद में। डायस्टोपिया इज अ इमेजनरी प्लेस, एक इमेजनरी प्लेस होता है, और कंडीशन होती है इन विच, जिसमें एवरीथिंग इज एज बैड एज पॉसिबल। मतलब एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें एवरीथिंग, सब कुछ इतनी बैड गलत तरीके से होती है जितना हो सकती है, ठीक है। मुझे लग रहा है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये आप अच्छे से याद कर लेना। आसान है, हार्ड नहीं है, तो ये चाहे आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बिना लिखे, पर इसकी ये कोटेशन याद कर लेना, लिख लेना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आसान है, आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं अगर आप ऐसे हेडिंग करके ऐसे मतलब अकॉर्डिंग टू किसी की कोटेशन डालते हैं ना, तो उससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, आपके नंबर भी इससे ज़्यादा गेन हो पाते हैं, ठीक है। तो ये लिख लेना, ये आसान भी है, आप याद भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसे छोड़ देना, ये देख लेना। डायस्टोपिया इज ए इमेजिनरी कम्युनिटी और सोसाइटी, एक इमेजिनरी कम्युनिटी और सोसाइटी होती है, डैट इज डिह्यूमनाइज्ड एंड फ्राइटिंग, जिसमें सब लड़ते रहते हैं, डिसह्यूमनाइज्ड होते हैं, डिह्यूमनाइज्ड होते हैं। डायस्टोपिया इज अ एंटोनी ऑफ अ यूटोपिया, मतलब विरोध होते हैं, मतलब उसका विलोम होते हैं। एंटोनी मतलब जो विलोम नहीं होता है, एंटोनियम सिनोनियम नहीं होते, तो वही है एंटोनियम, जो विलोम होती है मतलब उसका उल्टा होती है यूटोपिया का, ठीक है। ये दिखाया गया है, यूटोपिया हमारा हो गया। अब अगला चलते हैं, अगला है हमारा माइथोलॉजिकल फिक्शन। अब पहले हम बता देते हैं माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है। मिथ तो आपने पढ़ा होगा, माइथोलॉजी मतलब जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, जो बस ऐसा माना गया है, बस ऐसा है, जिसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं होता है, बस उसे हम वो चलता आ रहा है, उसे हम मान ले रहे हैं, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है। जैसे हमारी माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी उनका भी कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है। जैसे
मैं किसी पर्सन खड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ क्या मैथोलॉजी और साइंस में क्या अंतर है, वैज्ञानिक में क्या अंतर है। जैसे कोई भी धार्मिक पुस्तक है, हमारी गीता ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, या फिर आप कोई भी मोहम्मदन की ले लीजिए, कुरान ले लीजिए, मतलब कुछ भी ले लीजिए, ये सिर्फ हमारी मैथोलॉजी है, इनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है कि ये हमारा सत्य है। मैं ये नहीं कह रही ये सत्य है, सब मिथ पर आधारित है, मतलब इनका कोई साइंटिफिक, जिनका कोई, मतलब एक शब्द में कहूँ, जिनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं होता है वे मिथ कहलाते हैं। ठीक है, सही शब्द में कहूँ, एग्जाम्पल बता दिया, जैसे रामायण है, गीता है, मोहम्मदन की ले लीजिए, कुरान है, बाइबल्स है, ईसाइयों की बाइबल ले लीजिए, इनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, ये मिथ पर बेस है। समझ गए होंगे आप माइथोलॉजी क्या होती है। तो इनके एग्जाम्पल में भी आ जाएंगे, एग्जाम्पल ऑफ माइथोलॉजी। ठीक है, अब आ जाते हैं माइथोलॉजी में क्या लिखा है। माइथोलॉजी इज अ टर्म, एक टर्म है डेट रेफर टू अ कलेक्शन, जो रेफर करती है कलेक्शंस ऑफ मिथ, जिसमें मिथ होते हैं, कलेक्शंस ऑफ मिथ को, जिसमें कलेक्शंस ऑफ मिथ होते हैं उसे हम माइथोलॉजी कहते हैं। मिथ आर स्टोरी, मिथ एक स्टोरी होती है रिलेटेड टू रिलीजियस, जो रिलीजियस मतलब जो धार्मिक पर आधारित होते हैं, एंड कल्चर संस्कृति पर आधारित होती है, एंड कम फ्रॉम अ ट्रेडिशंस टू ओरल स्टोरी टेलिंग, और जो ट्रेडिशंस ऑफ अ ओरल स्टोरी टेलिंग से आती है। ठीक है, माइथोलॉजी इज द कलेक्शंस ऑफ मिथ, एक कलेक्शंस ऑफ मिथ होता है, और स्टोरीज अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, एक स्टोरी होती है एक स्पेसिफिक पर्सन, कल्चर्स, रिलीजन्स के बारे में, और एनी ग्रुप और किसी अन्य ग्रुप के बारे में विद शेयर्ड बिलीफ, जो बिलीफ शेयर करता हो। अ मिथ इज अ स्टोरी, एक स्टोरी होती है अबाउट अ ओल्डन डेज विच ऑफ्टन कंटेन, जो ऑफ्टन कंटेन करते हैं सुपर नेचुरल कैरेक्टर, मतलब ये ऐसे व्यक्तियों के बारे में स्टोरी होती है जो इनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर होती है, जो हम मनुष्य से अलग होते हैं। समझ रहे हैं, जैसे आप बाइबल में देख लीजिए, वो इस में आते नहीं, ईसा मसीह, उनके पास ह्यूमन से अधिक कुछ शक्ति होती है। और ऐसी हिंदी माइथोलॉजी में देख लीजिए, रामायण में श्री राम जी जो हैं उनके पास कुछ अद्भुत शक्ति होती है, वे हम ह्यूमन से थोड़ा, हम ह्यूमन जैसे थोड़ी ना है, उनके पास कुछ अद्भुत शक्ति है। तो यही बता रहा है कि उसमें ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनके पास कुछ सुपर नेचुरल कैरेक्टर होते हैं, जिनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर होती है। ऑन द अदर हैंड, उसी प्रकार माइथोलॉजी इज अ बंच ऑफ मिथ, एक बंच ऑफ मिथ यानी एक समूह होता है मिथ का, डेट आर रिलेट टू ईच अदर, जो है एक दूसरे से रिलेट करता है। ग्रीक माइथोलॉजी इज फील्ड विद टेल्स, ग्रीक जो माइथोलॉजी हमारी है ऐसी ही कहानी से भरी हुई है अबाउट रिलेशनशिप, इसमें क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। इसमें जो हमारी ग्रीक माइथोलॉजी है उसमें कहानी, ऐसी कहानियों का वर्णन होता है जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन गॉड और ह्यूमन, यानी मानव और गॉड के बीच क्या संबंध है, उसके रिलेशनशिप को बताती है ग्रीक माइथोलॉजी। और जो आता है हमारा क्रिश्चियन माइथोलॉजी, फिर आ जाता है हमारा क्रिश्चियन माइथोलॉजी, टेल द स्टोरी ऑफ गॉड क्रिएटिंग द, क्रिश्चियन माइथोलॉजी में हमारा बताता है कि गॉड ने कैसे अर्थ को क्रिएट किया है, और उससे संबंधित स्टोरी होती है, एंड एवरीथिंग आफ्टर, उसके बाद कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, इंडियन माइथोलॉजी, जो इंडियन माइथोलॉजी है इज अबाउट, बारे में है द ग्रेट वर्क ऑफ गॉड्स, ग्रेट वर्क ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, इनके बारे में है गॉड और गॉडेस के क्या महान कार्य थे, उसमें हिंदू माइथोलॉजी में ये होता है। ठीक है, अब इसमें दे रखे हैं कुछ एग्जाम्पल, द इलियड, ये जो इलियड है, द ओडिसी बाय होमर, ये आपने पढ़ा भी है फर्स्ट बुक में, द इलियड, इलियड उनकी फर्स्ट बुक का नाम है, पूरा नाम क्या है उनकी, द ओडिसी बाय होमर, होमर की है ये। और फिर आप कुछ इसमें आप वे भी लिख सकते हैं, रामायण का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, बाइबल का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, द प्लेस ऑफ इल्यूजन बाय चित्रा बैनर्जी देवी करुणी, द प्लेस ऑफ इल्यूजन ये आपके में है बाय चित्रा देवी करुणी। ठीक है, ये वाला है आपके में, इसमें एक महाभारत की कहानी होती है, पर लेकिन ये द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, तो ये वाली है आपके में, आप देख लेना इसे। और ये आ जाएगा द एनिड बाय वर्जी, हाँ इन्हें आप याद कर लेना, कई बार वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि वर्जिन किसकी माइथोलॉजी है, या द एनिड किसकी माइथोलॉजी है ना, किसने लिखी है, या ये सब आ जाते हैं, तो इन चारों को ही आप याद कर लेना। देखो
ये इन चारों को ही आप याद कर लेना। प्लेस ऑफ रिलीजन आपके वर्क में है तो इसका तो याद ही हो जाएगी, ओडिसी आपके याद ही हो जाएगी, यो भी आपके वर्क में है तो आपको इन दोनों को याद करना है, तो इन दोनों को याद कर लेना, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा कैंपस फिक्शन। कैंपस फिक्शन क्या होता है? तो कैंपस फिक्शन हमारा वो होता है जो स्कूल या कॉलेज के वातावरण पर आधारित होती है, यानी जो स्कूल और कॉलेज के बच्चों और उनके टीचर के चारों ओर घूमती है। यानी इसमें उनके जो कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं उनके दोस्ती, उनकी लव स्टोरी, उनके जो भी हैं मतलब जो कॉलेज में होता है उस पर चारों ओर घूमती है। इसमें रोमांस होता है, ह्यूमर होता है, ये सब इसमें वो होते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। अ जनरी डेट इज़, एक जनरी है डेट इज़ प्राइमरली सेट ऑन द कॉलेज कैंपस, जो प्राइमरली सेट होती है कॉलेज कैंपस में, इज़ नोन एज अ कैंपस फिक्शन, वो उसे हम कैंपस फिक्शन कहते हैं और नॉवल कहते हैं, ठीक है। जो हमारी कॉलेज कैंपस में सेट होती है, मतलब जो जिसकी जो सेटिंग होती है कॉलेज होती है, मतलब जो कॉलेज के चारों ओर घूमते हैं, कॉलेज के बच्चों के बारे में ही बताती है और वो कॉलेज में उसकी सेटिंग होती है, उसे हम कैंपस फिक्शन बोलते हैं। दिस बुक कैन बी ह्यूमरस, इस प्रकार की बुक ह्यूमरस हो सकती है और सीरियस भी हो सकती है इन टोन में। कैंपस नॉवल, जो कैंपस नॉवल होते हैं इस बुक, एक बुक है डेट मेनली टेक प्लेस लेते हैं ऑन आ यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी और कैंपस में, मतलब एक ऐसी बुक है जिसमें हमारी स्टोरी होती है और जो वो टेक प्लेस लेती है जो है ना एक यूनिवर्सिटी कैंपस में, ये जो यूनिवर्सिटी कैंपस के चारों ओर घूमती है उसे हम कैंपस फिक्शन कहते हैं। यूजुअली faculty members serve as a narrator of the main characters and student are the greatest importance of the story। मतलब इसमें करेक्टर जो होते हैं जो हमारे कॉलेज के जो बोलते हैं ना, जो कॉलेज के भी जितने भी मेंबर होते हैं, चाहे हमारे कार्यालय के हों, है ना, उसके जो कॉलेज के फैकल्टी बोलते हैं ना, फैकल्टी में जो भी मेंबर आ जाते हैं, टीचर्स हों, वे सब उसके करेक्टर्स होते हैं कैंपस फिक्शन के। जो राइटर ऑफ द कैंपस नॉवल होता है वो हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एट अ वेरियस यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एंड दैट्स वाई दे रिकॉर्ड देयर एक्सपीरियंस इन देयर वर्क विच इज़ वुवन, जो बुना हुआ होता है इन और अराउंड, और जो अराउंड होता है द कैंपस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मतलब इसमें बताता है कि जो नॉवल जो राइटर होता है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, मतलब इसमें जो राइटर होगा या तो कोई वो टीचर होगा या कोई फैकल्टी का मेंबर, मेन टीचर ही होता है, वे ही अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कैंपस नॉवल के द्वारा, इसलिए वो कहते हैं कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है कि मतलब वे खुद को देखते हैं कि बच्चे कैसे करते हैं, फैकल्टी मेंबर क्या कर रहे हैं उनकी, है ना, तो उस पर जो उनके बेस्ड अनुभव होते हैं उस पर ही कैंपस वे लिखते हैं। उसमें बेसिकली जो राइटर होते हैं वो टीचर होते हैं, इसमें यही बताया गया है। और अपने भी चारों ओर क्या हो रहा है उसके बारे में लिखते हैं, कुछ इसमें फिक्शनल करके, जो बेस नहीं भी रियल लिखेंगे थोड़ा सा फिक्शन भी मिला देते हैं, काल्पनिक होता है ना, काल्पनिक है ना इसलिए। द मेन कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर और नरेटर होता है इज़ अ मेंबर, एक मेंबर होता है ऑफ द फैकल्टी, उस फैकल्टी का जो मेन कैरेक्टर होता है ना नरेटर का एक मेंबर होता है उस फैकल्टी का। द मेन फोकस ऑफ द प्लॉट, और जो मेन फोकस होगा उसका प्लॉट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ स्टूडेंट, मतलब जो मेन फोकस होगा उसका ध्यान देना होगा कि वो जो है ना प्लॉट स्टूडेंट की लाइफ के चारों ओर घूमना चाहिए, मतलब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं वहाँ पर उस पर ध्यान देता है, स्टूडेंट की कैसी लाइफ होती है कॉलेज में उस पर ध्यान देता है, मेन इसका मकसद यही होता है, रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ स्टूडेंट। द फर्स्ट कैंपस नोवेल, जो हमारा फर्स्ट कैंपस नोवेल है वॉज मैरी एमसी कैरेथिस द ग्रोवंस ऑफ एकेडमी, ये उनका फर्स्ट नोवेल है। कैंपस नोवेल इज़ नोन एज द एकेडमिक नोवेल, कैंपस नोवेल को हम एकेडमिक नोवेल भी कहते हैं क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में यानी जो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ के चारों ओर ही घूमता है, इसलिए इसे हम एकेडमिक नोवेल भी कहते हैं। इज़ अ नोवेल, एक नोवेल है हुज मेन एक्शन, जिसका मेन एक्शन इज सेट इन अराउंड द कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी, जिसका जो हमारा जो सेटिंग होती है वो कैंपस जो यूनिवर्सिटी के अराउंड घूमती है। फिर इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, द सीक्रेट हिस्ट्री बाय डोनान टैरट
और लकी जिम बाय किंग्सले एम। तो इनमें से आप कोई दो कर लेना जो उनसे आपको अच्छे लगे, कि गिल्स बोट गुड बॉय बाय जॉन बैरक, तो ये भी आसानी कर लेना चाहिए आप इसे, ठीक है। एक ये चेंजिंग प्लेस बाय लॉर्ड्स, ये चारों हैं, इनमें से आपको कोई भी जो दो पसंद आए पे कर लेना आप। इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, वे भी देख लेते हैं। द कैंपस नोवेल टिपिकली फोकस ऑन द, जो मुश्किल से ही फोकस करता है ऑन द इंटरनल अफेयर ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी के। सेकेंड है हमारा इट पोर्ट्रेट द मेमोरीज, ये पोर्ट्रेट करता है मेमोरीज, यादें, एक्सपीरियंस, पावर, पॉलिटिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट करता है दैट कैरेक्टर एट यूनिवर्सिटीज हैव एनकाउंटेड इन द पास्ट। थर्ड है हमारा द कैंपस नोवेल also includes scenes of inequality and injustice based on the caste, religious, cultures, language and gender है ना, ये gender ही है। द कैंपस नोवेल डिपिक्ट, दर्शाता है द डर्टी साइड ऑफ एकेडमिक पावर पॉलिटिक्स की। फिफ्थ आ जाएगा हमारा द सीन ऑफ ड्रिंकिंग, पार्टिंग, लव सीन, सेड्यूशंस, मोलेस्टेशंस, एनिमी, एक्सप्लॉइटेशंस एंड मैनिपुलेशंस ऑन द, ये सब इसमें दिखाता है। ऑन द यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस इज फिल्ड विद कैंपस नोवेल, ये पूरे कैंपस नोवेल से फिल होती हैं। अब आ जाता है हमारा स्पेस फिक्शन। ये जो स्पेस फिक्शंस होता है वे भी एक साइंस फिक्शंस की तरह ही होता है। हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, स्पेस फिक्शन इज अ सब जेनरी ऑफ साइंस फिक्शन, एक कैटेगरी है ऑफ साइंस फिक्शन की, एंड वन ऑफ द मोस्ट अप्रिसिएटेड, और एक मोस्ट अप्रिसिएटेड अक्रॉस ऑल जेनरी में सबसे अप्रिसिएटेड है ये, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ साइंस फिक्शन सेट प्राइमरली इन अ स्पेस और दैट इन्वॉल्व्ड स्पेस ट्रेवल्स, हैंस स्पेस फिक्शन, वे स्पेस फिक्शन होते हैं। तो इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की आप ये कोटेशन लिख लेना चाहिए। स्पेस फिक्शन इज एक्चुअली peculiar category that is based on the contemporary space technology। मैं समझ सकती हूँ इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, इसकी लैंग्वेज आपको हार्ड ही मिलेगी क्योंकि स्पेस फिक्शन है, साइंस लैंग्वेज है, तो वो तो थोड़ी सी हार्ड होती है ना। तो आप इसमें से करना क्या, इतना लंबा मत याद करना, वेरी शॉर्ट के लिए नहीं याद कर लेना बस, तो 2 4 5 एक लाइन याद कर लेना बहुत है। आपको बता रही हूँ आपको क्या क्या याद करना है इसमें। एक तो आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की वो कोटेशंस है, आसान है, उसे याद कर लेंगे। और ये कर लेंगे साइंस फिक्शन इज अ सब कैटेगरी ऑफ स्पेस फिक्शन इज अ सब कैटेगरी या सब जेनरी ऑफ साइंस फिक्शन, ठीक है। और ये देख लेना आप, स्पेस फिक्शन ऑथर जो होते हैं वे आर्टिस्ट एंड इलस्ट्रेशन जेनरी इसे रहने देना आप। इसकी एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल तो मोस्ट है, एग्जाम्पल सबके याद करने हैं आपको। डाने बाय फ्रैंक हर्बर्ट, आउट ऑफ द ऑर्बिट बाय चैरिस जेस, द वार ऑफ द वर्ल्ड बाय H.G. वेले। तो ये एक तो ये आसान है, द वार ऑफ द वर्ल्ड बाय H.G. वेलेस, ये आपने पहले भी करा था। और आ जाएगा हमारे डूने बाय फ्रैंक हर्बर्ट, तो ये दोनों है, ये दोनों याद कर लेना। ये एग्जाम्पल भी हार्ड आते थे बहुत, मैंने आपको ये जो आसान थे उन्हें भी एग्जाम्पल को ढूंढ के लिखा है। मैं बता रही हूँ मैंने पूरा ये नोट बिल्कुल ही आसान भाषा में, मैंने जितना हो सका था उतने आसान भाषा में मैंने ये नोट्स लिख कर आपको तैयार किया है। हाँ, राइटिंग थोड़ी गंदी है, मैं मानती हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड इट, है ना। उस पर ध्यान मत दीजिए, आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए, आप उससे लिखिए, आप अपनी अच्छी लैंग्वेज में उसे मतलब अच्छी राइटिंग में लिख लेना। राइटिंग थोड़ी गंदी है उसका, प्लीज़ डोंट माइंड इट, है ना। तो अब हम देख लेते हैं इसका करेक्टरिस्टिक्स। फुल ऑफ हाई इमेजिनेशन, ये फुल ऑफ हाई इमेजिनेशन होता है, इमेजिनरी पर बेस्ड होता है। ये सारी बताएं, ये सारी फिक्शन सभी इमेजिन पे योग्य खास है, सभी इमेजिनरी पर बेस्ड होते हैं। टाइम सेटिंग इन द फ्यूचर, इसकी जो टाइम सेटिंग होती है वो फीचर्स में होती है। करेक्टर्स दैट इंक्लूड, इसमें जो करेक्टर इंक्लूडेड होते हैं वे एलियंस होते हैं, एंड्रॉइड्स और ह्यूमंस, रोबोट, जैसे आपने साइंस फिक्शन में देखे थे उसमें भी स्पेस फिक्शन में भी सेम करेक्टर्स हैं। और इसमें पैरानॉर्मल एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो नॉर्मल नहीं होती हैं, जो पैरानॉर्मल होते हैं, बस उससे ध्यान रखना है। पैरानॉर्मल जो नॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती है, एबिलिटी, ठीक है।
फिर आ जाता है हमारा चिकलेट। चिकलेट फिक्शंस या नोवेल। चिकलेट में क्या होता है, चिकलेट जो नोवेल होता है बेसिकली यंग वुमेन के लिए लिखा जाता है, उनमें क्या प्रॉब्लम फेस करती है ना, उस पर बेस्ड होता है चिकलेट नोवेल। ठीक है, यंग वुमेन के लिए बेसिकली लिखा जाता है कि वे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं, उनके बारे में दर्शाया जाता है चिकलेट नॉवल में। आप देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। चिकलेट, चिकलेट इज़ अ जेनरी ऑफ लिटरेचर। चिकलेट क्या एक जेनरी ऑफ लिटरेचर है डेट फोकस ऑन द फीमेल प्रोटोगोनिस्ट, जो फोकस करती है फीमेल प्रोटोगोनिस्ट पर। दीज स्टोरीज आर यूजुअली टारगेट, जो स्टोरी होती है टारगेट करती है एट यंग वुमेन को, एंड डिस्क्राइब एज पॉपुलर फिक्शंस। चिकलेट इज एक टर्म है डेट हैज़ बीन यूज, जो यूज़ किया गया है सिंस द मिड 19 से एंड अर्ली 20 सेंचुरी तक। मतलब जो कह रहा है जो स्टार्ट हुआ था, पॉपुलर हुआ था, डेट हैज़ बीन इन द सिंस 19 से 20 मिड 19 से अर्ली 20 तक। दिख नहीं रहा ना आपको, मिड 19 से अर्ली 20 तक चिकलेट नॉवल का वो हुआ था, क्या कहते हैं, चिकलेट नॉवल चला था विद इट्स पॉपुलैरिटी डीलिंग बिफोर 2010। पर लेकिन जो इसकी जो पॉपुलर इसने गेन करी थी वो 2010 में गेन करी थी पॉपुलैरिटी। ठीक है, चिकलेट इज़ अ लिटरेरी सब जेनरी, एक लिटरेरी सब जेनरी है डेट एम्फेसाइज, जो जोर देती है फीमेल प्रोटोगोनिस्ट पर। दीज टेल आर टिपिकली रिटन फॉर यंग वुमेन, जो इसकी कहानी होती है वो यंग वुमेन के लिए लिखी जाती है, यंग वुमेन पर लिखी जाती है चिकलेट नॉवल में। तो आपको इसमें याद क्या करना है, मैं बता रही हूँ आपको, ये कर लेना आप। द चिकलेट नॉवल इज़ अ लिटरेरी सब जेनरी है डेट एम्फसाइज, जो जोर देती है फीमेल प्रोटोगोनिस्ट पर, और दीज टेल, और जिसमें कहानी होती है टिपिकली रिटन फॉर द यंग वुमेन, जो यंग वुमेन पर लिखी होती हैं, आर अकॉर्डिंग टू लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कॉम्ब्रिज इन इंग्लिश। इसका आप देख लेना, ये आसान लिख लेना। चिकलेट इज़ अ डिफाइंड एज अ बुक अबाउट यंग वुमेन। चिकलेट एक डिफाइंड मतलब बुक है अबाउट यंग वुमेन के बारे में, एंड द टिपिकली प्रॉब्लम दे है, और उसी प्रॉब्लम के बारे में बताती है उस बुक में जो वुमेन अपने लाइफ में प्रॉब्लम फेस करती है, विद मैन, सेक्स, लूजिंग वेट, ETC। स्पेशली जो बुक होती है रिटन बाय वुमेन द्वारा लिखी जाती है और वुमेन के लिए ही होती है, टू रीड यूज्ड ह्यूमरसली। ठीक है, और फिर ये है, इसमें आपको चिकलेट का मीनिंग अच्छे से दर्शा रखा है, तो इसे भी आप देख सकते हैं, आसान है ये। द वर्ड चिकलेट, जो वर्ड चिकलेट है इज कॉम्बिनेशन ऑफ द अमेरिकन स्लैंग वर्ड, जो वर्ड चिकलेट है कॉम्बिनेशन है अमेरिकन स्लैंग वर्ड का चिक और लिक, मतलब दो वर्ड से मिलकर बनाया अमेरिकन स्लैंग वर्ड के चिक और लिट। चिक का मतलब होता है यंग वुमेन, एंड लिट मीन होता है हमारा लिट मीन द शॉर्टन फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ठीक है, इट डील विद द कंटेम्परेरी फीमेल चैलेंजेस फ्रिक्वेंटली इन ह्यूमर एंड अम्यूजिंग वे, ह्यूमरस एंड अम्यूजिंग वे में जो चैलेंज को फेस करते हैं। ठीक है, फिर इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, इन्हें भी देख लेना। रिटन बाय वुमेन फॉर वुमेन, जो लिखी गई है वुमेन के लिए और वुमेन के द्वारा इन फर्स्ट पर्सन, जो वुमेन अपनी प्रॉब्लम फेस करती हैं उसे ही लिख देती है, तो वो फर्स्ट पर्सन ही हुआ ना, वे उन्होंने जो अनुभव किया उसे ही उन्होंने लिख दिया। ह्यूमर्स थर्ड आ जाएगा हमारा, सेकंड वो ह्यूमर इज़ इम्पोर्टेंट, इसमें जो हास्य होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। डिस्कस लाइफ इशू, इसमें लाइफ की प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है। सर्कल ऑफ फ्रेंड फॉर सपोर्ट, इसमें सर्कल ऑफ फ्रेंड का होता है सपोर्ट के लिए, ये तो बताया गया है हमारा चिकलेट में। अब आ जाता है हमारा जंक फिक्शन। जंक फिक्शन क्या होता है, जंक फिक्शन हमारा वो होता है जो जिसका पर्पज़ लोगों को एंटरटेन करना होता है और जो लोगों के डिज़ायर के अनुसार बदल जाता है, और इसमें ये बहुत ही पुअरली तरीके से लिखन होता है, इजी, और जो इतना मतलब इसमें इतनी ईजी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। इसमें मतलब जो हार्ड वर्ड होते हैं उनको यूज़ नहीं किया जाता है, इजी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है इसमें, ये हाईली एजुकेटेड पीपल के लिए नहीं होते हैं। ठीक है,
बहुत ही पुअरली लिखा जाता है, मतलब बहुत ही हल्के फुल्के कागज पर। तो अब हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। जंक फिक्शन इज अ टर्म, एक टर्म है डेट अप्लाइड टू मास, जो अप्लाइड होता है मास, मास में से होता है भीड़। इट इज़ अ, जो मतलब जो भीड़ यानी जो गरीब पीपल के लिए लिखे जाते हैं। इस टर्म डेट अप्लाइड फॉर अ मास, मास में होता है भीड़, जो भीड़ मतलब जो ज़्यादा लोग कौन होते हैं, किसी देश में भी गरीब ही होते हैं। तो मतलब इसका कहने का मतलब है जंक फिक्शन उनके लिए लिखा जाता है जो गरीब होते हैं। इट इज़ अ जर्नली अ पेपर वर्क, एक जर्नली पेपर वर्क होता है। फ्रॉम जंक फिक्शन इज़ अ कंज्यूमर फोकस, एक ये कंज्यूमर फोकस्ड होता है, मतलब ये कम पैसे का होता है, मतलब इसे कोई भी खरीद सकता है, ये महंगा नहीं होता है। कंज्यूमर फोकस्ड होता है। मास प्रोड्यूस्ड होता है। पुअरली रिटन, पुअरली रिटन होता है। इजिली रीड फिक्शन होता है। इट इज़ डेफर फ्रॉम सीरियस फिक्शन, ये मतलब उससे अलग होता है सीरियस फिक्शन में, विच इज़ रीड बाय द हाईली एजुकेटेड पीपल, जो हाईली एजुकेटेड पीपल के द्वारा पढ़ा जाता है उससे ये अलग होता है। इसमें वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार दे रखा है ऑल नॉन लिटरेरी वर्क ऑफ फिक्शन दैट इंक्लूड द कैटेगरी ऑफ माइस्ट्री, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, रोमांस, वेस्टर्न एंड ह्यूमर। तो इसमें ये दे रखा है, चाहे आप इसे छोड़ देना, इसे मत लिखना। इसमें कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, इसे देख लेते हैं। इट इज़ अवेलेबल एट चीप प्राइस, ये बहुत ही सस्ते दाम पर अवेलेबल हो जाता है। सच फिक्शन, इस प्रकार के फिक्शन होते हैं जो मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं अवर कंटेम्प्रेरी लिविंग लाइफ का, लिविंग का चीफली मुख्य तौर से। जर्नली इट हैज़ एंटरटेनिंग स्टफ, इसमें जो मैटर होता है वो लोग को एंटरटेनमेंट करने का होता है, मतलब जो एंटरटेनिंग इसमें स्टफ होता है जर्नली। जंक फिक्शन इज़ पब्लिश्ड, जो पब्लिश्ड मोस्टली इन द पेपर वर्क एडिशन, ये मोस्टली पेपर वर्क एडिशन पर पब्लिश्ड होता है। और इसमें कुछ पर्पस देखें। द प्राइमरी पर्पस ऑफ जंक फिक्शन इज एंटरटेनमेंट, जो इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, एंटरटेनमेंट करना होता है। सच बुक आर फॉर द इंटरेस्ट फॉर द पीपल, इस प्रकार की बुक जो होते हैं लोगों को इंटरेस्ट के लिए बनाई जाती है, जिसे लोग इसे पढ़कर जो मतलब हंसी इंटरेस्ट हो, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट आ सके, ऐसी बुक होती है ये कौन सी, जंक फिक्शन। द कंटेंट ऑफ द सच फिक्शन, इसका जो कंटेंट होता है इस फिक्शन का, चेंज विद द इंटरेस्ट एंड डिज़ायर ऑफ द पीपल, ये चेंज होता है डिज़ायर ऑफ पीपल के अनुसार। लाइक जैसे हमारा होता है जंक फूड, जंक फूड की तरह। द जंक फिक्शन इज रसीला होता है, जो है रसीला होता है, एंड टेम्पोरेली एंटरटेनमिंग, और जो टेम्पोरेली एंटरटेनमिंग यानी अल्पकालिक एंटरटेनमिंग होता है। ये टाइप ऑफ जंक फिक्शन इसमें दे रखे हैं एक्शन, एडवेंचर, साइंस, क्राइम, डिटेक्टिव, रोमांस, इन्हें छोड़ देना है, कोई आने वाले हैं नहीं। तो ये तो हो गया हमारे पूरा, ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी मॉडल के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देख ले सकते हैं आप, ये आपकी यूनिट 3 होगी, ट्रेंड इन 20th सेंचुरी फर्स्ट ट्रेंड इन 20 एंड 21st सेंचुरी फिक्शन। इसमें ये दे रखा है स्वाद में पढ़ने को, इसे वैसे पढ़ने की जरूरत तो नहीं होती है, फिर भी आप देख सकते हैं। मैं आपको पूरा मॉडल के यूनिट दिखाने का वादा किया था, तो पूरी ही वीडियो यूनिट दिखाऊंगी मैं। फिर इसमें ये रेशियो दे रखे हैं। डिफाइन द टर्म डायस्ट्रोफी, ये मैंने आपको बता दिया है। डिस्क्राइब द मटेरियलिस्टिक यूटोपिया सोसाइटी एज सीन बाय मार्क्स, ऐसे मत क्वेश्चन मत करना, आने वाले तो ये है नहीं, इसे मत करना। क्रोनोलॉजिकली विच वन इज़ द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूटोपिया प्रपोजल, छोड़ देना इसे। फिर भी आप करना चाहे तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रहा। वैसे मैंने आपको जितने नोट बताए हैं ना, जो आपको नोट्स में बता दिया है, वे आपके लिए सफिशिएंट है, वे पर्याप्त है, बस आप उन्हें ही कर लेना। फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं इन्हें। और क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्क्स एंड इंग्लिश यूज द वर्ड यूटोपिया, छोड़ देना। गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायस्टोपियन सेटिंग, कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है इन्होंने, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कैंपस फिक्शन के 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने। फिर आ जाएगा हमारा वोट 7th वोट आर द अदर नेम ऑफ कैंपस नोवेल, को हम क्या बोलते हैं, मैं बताया था आपको, एकेडमिक नोवेल भी बोलते हैं, और इसमें बोलते हैं वर्सिटाई नोवेल। एकेडमिक नोवेल मैंने आपको बताया था, इसमें एक और नाम मिला वर्सिटाई नोवेल, इसे आप नोट कर लेना।
फिर आ जाएगा हु इज़ द पॉइनर ऑफ द सब जेनरी ऑफ स्पेस ओपरा विच इज़ पार्ट ऑफ द साइंस फिक्शन दे रखा है, आप देख सकते हैं। गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेस फिक्शन की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दे दो, ये बता रखा है मैंने आपको सब। गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिकलेट नॉवल के 2 इट इज़ रिटन बाय वुमन ये मैंने आपको बता रखा था है, ठीक है, ये बता रखा है मैंने आपको। फिर शॉर्ट आ जाते हैं। By the 21st century, science fiction had become much more than a literary genre. Elaborate, उसका वर्णन कीजिए। करना मत आपको, अगर देखना है तो देख सकते हैं, वैसे मैंने जो बताया था बस आप इतना ही लिख लेना, वो बहुत हो जाएगा। Elaborate the difference between fictions and metafictions. फिक्शन और मेटाफिक्शंस में क्या अंतर होता है? देखो मैं आपको बता दूँ आपको अंदर क्या होता है। फिक्शन तो हमारा काल्पनिक होता है और मेटा फिक्शन में ये होता है, मैंने आपको इसमें बताया भी था कि इसमें एक राइटर ये एक इसमें मतलब राइटर जो कहानी बताते समय तो ये बताता रहता है कि आप ये जो पढ़ रहे हैं ये फिक्शन है, ये कोई रियलिटी पर बेस्ड नहीं है। मतलब इसमें जो है ना रियलिटी और फिक्शन के बीच हमारे दीवार को खड़ी कर देता है, उसमें बता देता है कि इसमें क्या अंतर है, ये बताता है कि इसमें ये दोनों अलग अलग हैं। ये जो आप वर्क पढ़ रहे हैं ये फिक्शन है, ये रियलिटी नहीं है। तो ये हमारा हो गया मेटा फिक्शन। फिक्शन तो हमारा काल्पनिक है, इसमें कुछ होता ही नहीं। Elaborate various aspects of utopia, single gender world दे रखा है इसमें। ये आपका हिंदी में भी दे रखा है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। वो व्हाट इज़ द मीन बाय कंपस नॉवल का मीन क्या है बता दिया था मैंने आपको, नोट नहीं है ने। गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायस्टोपिया की 2 कैरेक्टरिस्टिक दीजिए, बता रखा है मैंने, तो दोबारा नहीं करेंगे। फिर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको वैसे भी नहीं करना है इसमें। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ डिस्क्राइब इन डिटेल एंड स्टेब्लिश ऑफ डिटेक्टिव फिक्शंस इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, ये देख सकते हैं आप इसे पूरा। आने का है नहीं ये, वैसे इतना आने का नहीं है, ये मैंने बता दिया आपको। ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट की यूनिट है, तो आप इसे लॉन्ग के लिए ना ही करो तो बेहतर होगा, और बाकी आपकी मर्जी। मैं आपको गाइड ही कर सकती हूँ, रोक तो नहीं सकती नहीं, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। आपने कहा था कि यूनिट मॉडल की भी दिखाओ, तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द साइंस फिक्शन पर लाइट प्रकाश डालिए। अगर आपको पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी यूनिट 3 ख़त्म हो गई। यूनिट 4 हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।